नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी लोगों को कराने वाला हूं। आप सभी को पता है यूपी टेट के एग्जाम में जूनियर लेवल में एसएसटी के कुल आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन आप लोगों से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड आपकी एग्रीकल्चर, होम साइंस और म्यूजिक अर्थात संगीत से पूछे जाएंगे। 60 के 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दूंगा। आपको ये भी पता चलेगा पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहता है, कहाँ से क्वेश्चन कितनी गहराई से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, सब कुछ आपको बता दूंगा इन क्वेश्चन के जरिए। चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ओयासियो, केनारीज, बेंगोला, ब्राजील। ब्राजील इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ब्राजील देश जो कि गर्म, ये कैसी धारा है? गर्म है आपकी। ब्राजील में कैसी है? गर्म, जो कि पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव आपका ब्राजील में पड़ता है। केनारीज जो कि ठंडी, बेंगोला ठंडी, ओयासियो भी आपकी ठंडी हो जाएगी। तीसरा विकल्प ब्राजील करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहां पर स्थित है? चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। राइट जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ड्राकेंसबर्ग पर्वत आपका स्थित है। अगला यहाँ पर कहता है निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा जिसका कोई उपग्रह नहीं है? यह क्वेश्चन पेपर में आपके 2 से 3 बार यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया है। आपके सौर मंडल में आपके 8 ग्रह बताए गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना, जो कि एक निश्चित पथ में अपना चक्कर लगाते हैं, जिनको 8 ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के पास अपना उपग्रह है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं चंद्रमा। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के उपग्रह को चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उपग्रह नहीं है, किसके पास नहीं है? 2 ऐसे एकमात्र ग्रह, एक बुध, उसके साथ शुक्र। शुक्र और बुध के पास कोई भी आपका उपग्रह नहीं है। पेपर में हमेशा पूछा जाता है, बुध और शुक्र को ख्याल में कर लेना, इनके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद अगला है सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की, दादरा एवं नगर हवेली की, दमन द्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की। राइट आंसर आपका हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी आपकी सिलवासा हो जाएगी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। राइट आंसर आपका हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, या कपास के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी मानी जाती है वह आपकी काली मिट्टी हो जाएगी। सिलेबस में आपके मिट्टी के प्रकार का भी एक सिलेबस है आपका यूपी टेट में, जहां पर आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है मिट्टियों से कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, लाल पीली मिट्टी लैटराइट मिट्टी में कौन सी फसल होती है, काली मिट्टी कौन सी फसल होती है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको तुरंत यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मृदा भी बोल सकते हैं इसको। यह मृदा वहाँ मिलती है जहाँ प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। लावा के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि जो काली मिट्टी होती है ना, ये किससे बनी होती है? तो यह आपकी लावा से बनी होती है। कपासी या रेगुर मृदा भी इसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको कपासी मृदा या रेगुर मृदा भी बोलते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। 3 से 4 पॉइंट काली मिट्टी से पेपर में हमेशा आते हैं। पहला पॉइंट कि ये लावा से बनती है, रेगुर मृदा या कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें कपास आपका अच्छा खासा होता है। राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है आपकी मिट्टी सर्वोत्तम पाई जाती है। उसके बाद मैं सबसे पहले आपसे बात कर लूँ जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ मृदा की। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबे से निर्मित होती है। उत्तर भारत में यह मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है आपके गंगा के क्षेत्र में, है ना, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी के द्वारा मलबे से इस मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना बहुत अच्छा होता है। 2 मृदाएं आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक,
उसके बाद लाल पीली मृदा, इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टान से हुआ है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। लाल पीली आपकी बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में बनता है। भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चली जाती है। पोषक तत्व के अभाव के कारण ये कम उपजाऊ होती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार तट में पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। चाय, कॉफी, काजू की खेती लेटराइट मिट्टी में आपकी की जाती है। आप सभी को पता है यूपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यह एग्ज़ाम लगभग 4 वर्षों के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम होने के बाद आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा इसका कोई अता पता नहीं। आप सभी को पता है यूपी टेट के बारे में। मैं आपसे अंतिम रूप से यहाँ पर एक जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग पहले प्रयास में इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो, बेहतरीन ढंग से जॉब लेना चाहते हो, और हमारी 2 प्रकार के लोग इस वीडियो को देखते हैं। पहले वे लोग जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं और नौकरी लेना चाहते हैं। दूसरे वे लोग जो सरकारी स्कूल में वर्तमान समय में प्राइमरी या जूनियर में टीचर हैं, उनको भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। मैंने आप लोगों के लिए इन नोट्स को तैयार किया है जो आप लोग अपनी आंखों से प्रत्यक्ष यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन नोट्स में कंप्लीट सोशल साइंस एसएसटी का 60 नंबर का पूरा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं। और मैं आपसे ये भी कह दूं, जो आपसे एसएसटी सोशल साइंस 60 नंबर की पूछी जाएगी वो आपकी कहाँ से पूछी जाएगी? SCERT से पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो किताबें हैं 6 से 8 तक, वहाँ से पूछा जाएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कृषि विज्ञान, होम साइंस, म्यूजिक, खेल, स्वास्थ्य, इन सब का नोट्स आपको मिल जाएगा। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई सी भी आपको किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आलतू फालतू का कंटेंट आपको देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए खुद से मेहनत कर दी, पॉइंटों को हाईलाइट कर दिया ताकि इधर उधर आपको बिल्कुल भी भटकना ना पड़े। आप लोग कंटेंट को अपनी आंखों से देखो तब इसको लो। और इन नोट्स को लेना कैसे, आप लोगों को एक नंबर यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मैं खुद आप लोगों से बात कर लूँगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। कितना? 299 रुपये है इन नोट्स का प्राइस। जितने भी मित्रों को सीटेट का भी नोट्स लेना है इसी के साथ, तो उनको 399 रुपये का पड़ जाएगा कॉम्बो में। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज एक बार अवश्य आप लोग कर लेना ताकि पेपर में एक अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अन्य प्रकार की एक मृदा दी गई है, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, डिजर्ट सोइल, जो रेगिस्तान इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर बारिश कम होती है। भारत के कम क्षेत्रों में यह पाई जाती है। भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। और यह आपकी मृदा रेतीली होती है, रेत वाली होती है और आपकी नमकीन मिट्टी होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है। ठीक, वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर से। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अंतिम मृदा आपकी है पर्वतीय मृदा। नाम से समझ जाया करो कि पर्वतों वाली मृदा। यह मृदा पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यह मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में पाई जाती है, जबकि पर्वतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है? तो यूके, उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड आपका हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी या पर्वतीय इलाकों में आपकी खेती की जाती है। ठीक, सारे पॉइंट मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए। चलिए अब मैं आगे बात आपसे करता हूं अन्य क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? भ्रंशन का मतलब भ्रंश के द्वारा, रिफ्ट के द्वारा। रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं भ्रंशन घाटी या रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। अब छत्रक शिला क्या है? छत्रक शिला बालू का डिब्बा इसको बोल सकते हो। ये आपकी पवन के द्वारा बनता है, पवन के द्वारा बनता है। ठीक, छत्रक शिला। हिमोड़ किससे बनता है? हिमोड़ बनता है आपके हिमनद से, ग्लेशियर से। हिमनद से हिमोड़ निक्षेपण आकृति हो जाएगी। करेक्ट, राइट आंसर आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को, अमावस को, तृतीय चतुर्थ को, प्रथम चतुर्थ को।
राइट आंसर हो जाएगा पूर्णमासी को आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक, करेक्ट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर या 25 अक्टूबर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ? मुख्यालय कमेंट बॉक्स में इसका मुख्यालय सभी लोग कमेंट कर देंगे मुख्यालय। राइट आंसर आपको मुख्यालय बता देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, परंतु आपको इसका मुख्यालय बताना है। अगला, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष? करेक्ट आंसर 18 वर्ष। 18 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोकलनाथ के मामले में? राइट आंसर पहला विकल्प केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। यह आपके अनुच्छेद 127 में आता है। किसमें? 127 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर? राइट आंसर है आपका लोकसभा का स्पीकर निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है आपके 110 अनुच्छेद में। किसमें? 110 अनुच्छेद में आता है कि विधेयक है या नहीं है। अगला, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? फ्रोवेल, ओबी स्मिथ, डीबी एडम? जोन्स एडम्स ने कहा। किसने? जोन्स एडम्स ने कहा शिक्षा को द्विध्रुवीय। राइट आंसर पहला विकल्प। उसके बाद अगला कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है? 6 से 8, 6 to 8 जूनियर लेवल में कौन सा विषय सोशल साइंस में नहीं आता है? भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है, राजनीति शास्त्र भी आता है, लेकिन फिलोसफी दर्शन शास्त्र आपका बिल्कुल भी नहीं आता है। यह क्वेश्चन पेपर में 3 बार रिपीट हो चुका है। यूपी टेट के एग्जाम में कितनी बार? 3 बार आपका आ चुका है, सेम टू सेम। उसके बाद अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, नहीं वाला बताना है। समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है व्याख्या के द्वारा, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत बढ़ती है, मतलब कि स्वयं से पढ़ने की आदत बढ़ती है। ठीक, अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, तर्क चिंतन विकसित होता है। लेकिन नहीं वाला बताना है आपको। व्याख्यान विधि का गुण समय व शक्ति की बचत होती है। व्याख्यान करने में समय की बचत नहीं बल्कि समय अधिक से अधिक लगता है, शक्ति भी अधिक लगती है, बोलने से शक्ति व्यर्थ जाती है ना, ऊर्जा घटती है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। कौन सी? पहली। इसमें टाइम लगेगा, शक्ति भी लगेगी, बचत नहीं होगी बल्कि अधिक से अधिक लगेगा। इसलिए पहला विकल्प करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? बताओ कितने अंश के कोण पर लिखना चाहिए? तो यह उनको 45 डिग्री अंश के कोण पर खड़ा होकर के लिखना चाहिए। अगला यहाँ पर कहता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताओ क्या उद्देश्य है? सोशल साइंस का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पेपर में 2 बार क्वेश्चन ये आपका आ चुका है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? त्रिरत्न, 3 रत्न। तो त्रिरत्न आपका बौद्ध से है, वैष्णव से है, जैन से है, शैव से है? राइट हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से त्रिरत्न। कौन कौन से त्रिरत्न है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। ठीक, त्रिरत्न।
और बौद्ध धर्म में 3 पिटक भी हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखो आप लोग, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की? मालती माधव, भास, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति। जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा भवभूति। भवभूति ने मालती माधव की रचना की, और इनकी एक रचना है किरात्र अर्जुन नाम से कुछ है ना, वो भी रचना की। कालिदास की रचनाएं पेपर में अक्सर आया करती हैं। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित की रचना की। और कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पेपर में आई हैं, उन रचनाओं को सिर्फ अभी यहीं पर कुछ सेकेंडों में मैं आपको बता देता हूँ, सारी रचनाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर आप सबसे पहले समझो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, नाटक, काव्य और ग्रंथ। राजेश्वर का क्या है? बाल रामायण किसने लिखी? राजशेखर ने लिखी है ना, राजशेखर लिखा यहाँ पर। ठीक, क्या? बाल रामायण। भारवी, भवभूति भारवी जिनको बोलते हैं, किरातार्जुन ने इन्होंने लिखी है। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि व लेखक पृथ्वीराज रासो की रचना की। शिशुपाल वध की रचना किसने की? माघ ने की। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की। राजतरंगड़ी की रचना किसने की? कलहड़ ने की, जो 12वीं शताब्दी का इतिहास बताता है। कुछ ये आपकी पाठ्यक्रम में किताबों के नाम दिए गए हैं, है ना। और जैसे एक किताब है आपकी कौन सी, राजतरंगड़ी, मैंने आपको बता दिया। कलहड़ की किताब हो जाएगी। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। महाभारत वेद व्यास ने लिखी। ठीक, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेगस्थनीज की किताब एक इंडिका है, वो भी पेपर में आया करती है। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने यह किताब लिखी, जो मौर्य शासन का विवरण प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ये नोट्स आप लोग ले सकते हो, जिसमें सारा मटेरियल मैंने डाल दिया। और एक रामायण है, दक्षिण भारत की रामायणम के नाम से जाना जाता है, कंबन द्वारा लिखी गई। किसने? कंबन द्वारा लिखी गई। और एक महान संस्कृत कवि थे दंडी पल्लव, राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में रहा करते थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अगला यहाँ पर कहता है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, विजय सिंह ने, अजीत मल ने, जय सिंह द्वितीय ने। तो यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जय सिंह, है ना। इन्होंने कराई थी जंतर मंतर का निर्माण, जो कि इन्होंने एक वेदशाला का निर्माण कराया था। बाद में ये जंतर मंतर में आपका कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अगला देखो, अगला यहाँ पर आपका कहता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? यह आपका 1878, 1880, 1885, 1888। राइट है आपका यहाँ पर 1878। वर्नाकुलर एक्ट या प्रेस एक्ट क्या था? अगर कोई भारतीय न्यूज, अखबार, एजेंसी, प्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई चीज़ छापती थी, तो अंग्रेज़ उनकी पूरी की पूरी प्रेस को जब्त कर सकते थे। पूरा का पूरा प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस उनका जब्त कर सकते थे, उस पर वर्नाकुलर एक्ट लगा देते थे। ठीक है ना, तो वही हाल होता था। 1878 में यही एक्ट था जिसका विरोध किया गया था। उसके बाद अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम, W.C. बनर्जी, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश रिटायरमेंट अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई 2-3 बातों को समझ लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ फिरोजशाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश आगरकर, ये प्रमुख लोग थे। प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। कांग्रेस से जुड़ी हुई जो बातें आपके सिलेबस में हैं उतनी मैंने आपको बता दी। और कांग्रेस की 2 विचारधाराएं थी, नरम दल व गरम दल।
नरम दल के लोग क्या, ये उदारवादी थे। इनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए, प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों, भाषणों द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए, ये इनमें विश्वास रखा करते थे। नेता थे नरौजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा, ये नरम दल के नेता थे। उसके बाद एंट्री होती है गरम दल के नेताओं की। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के लोग थे। इनका मानना था कि उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तिलक ने नारा भी दे दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम, ये भी लोगों में उत्प्रेरणा देता था। ठीक, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया। विभाजन का कारण बताया बढ़िया प्रशासन, लेकिन वास्तविक कारण था हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है। ठीक है ना, वो तो मैं आपको बाद में ही बता दूंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला यहाँ पर कहता है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? किस व्यक्ति ने? जयप्रकाश नारायण, जेवी कृपलानी, नरसिंह मेहता, विनोबा भावे। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु भी थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी थे। भूदान आंदोलन इन्होंने ही प्रारंभ किया था, विनोबा भावे ने ही। ठीक, उसके बाद निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड, ट्रेन एक्शन। ठीक, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह इसमें आपके शामिल नहीं थे। ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ये लोग आपके काकोरी कांड या ट्रेन एक्शन में ये लोग आपके शामिल थे। ठीक है ना, काकोरी लखनऊ के पास वाला क्षेत्र। उसके बाद अगला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है सुबंधु घटखरपर, छपड़ाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? वह सभी गुजरात के शासक थे, वह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। नहीं, राइट आंसर है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये दरबारी लोग थे। सुबंधु घटकर, छपड़ाक, वीरसेन, कोई वैद्य था, कोई व्याकरणविद था, कोई कुछ था। ठीक, ये वही लोग हैं, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे मिलान करने का। मिलान करो, बड़ा ही सरल सिंपल क्वेश्चन। चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। जैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं? जैसे आपको हल्दी घाटी का युद्ध पता है 1576 में, महाराणा प्रताप, ठीक पता है आपको, तो 1576 डी का तीसरा, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। अब कन्नौज का युद्ध हो गया था 1540 में, सी का एक सिर्फ इसमें है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो ही जाएगा, ए का दूसरा। चौसा का 39 में, घाघरा का आपका 29 में हुआ था, हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था, करेक्ट। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी। अब इनको जैसे आपको मान लो इनका कार्यकाल नहीं पता है तो आप कैसे करोगे? क्लाइव को आपको पता है प्लासी का युद्ध 1757 में आ जाएगा। कॉर्नवालिस वही व्यक्ति जिसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। ठीक, बेलेजली की सहायक संधि 1798 में, आप इसको कर दो। ठीक, और वारेन हेस्टिंग्स जो है व्यक्ति, ये आपका, इसने मराठा युद्ध हुआ, मैसूर का युद्ध हुआ, सालाबाई की संधि हुई 82 के करीब में, है ना, 1782, इसको 82 में कर दो, सालाबाई की संधि के साथ कर दो इसको। ठीक, अब सबसे पहले कौन आएगा? आप कहोगे क्लाइव सबसे पहले आएगा, दूसरा नंबर सबसे पहले आएगा, तो दूसरा इसमें दिया गया चौथा वाले में, करेक्ट आपका हो जाएगा। पहले क्लाइव आएगा, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा, फिर आपका कौन आएगा? कॉर्नवालिस, लास्ट में डलहौजी नहीं, लॉर्ड वेलेजली। डलहौजी आपका 1856 में था हड़प नीति के लिए। ठीक, और सहायक संधि के लिए कौन? वेलेजली की 1798 की क्या सहायक संधि। नेक्स्ट अगला, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? सुंदरवन
जो वन है ना आपके सुंदरवन या सुंदरी के वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन भी कहते हैं, क्या मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ये डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है कहाँ पर है आपका? बंगाल। वहीं पर ही आपके सुंदरवन, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरी के वन भी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको सुंदरवन कहा जाता है। अगला कहता है निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध आपका बनाया गया है। अगला यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल? उष्ण का मतलब गर्मीला मरुस्थल। कालाहारी, आटाकामा, थार या सहारा? राइट, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक, किस महाद्वीप में है ये सारे मरुस्थल आपको नहीं पता होगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है मरुस्थल से, मिलान वाला भी आएगा और ऐसा भी आएगा किस महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल पड़ता है, तो वो बताना बहुत ज़रूरी है। सहारा की गुफाओं से चित्र, हाथी, मगर, भेड़ बकरी के भी अवशेष प्राप्त हुए। एक समय में सहारा आपका हरा भरा मैदान था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म बन गया। रेगिस्तान गर्म भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं, जैसे लद्दाख का रेगिस्तान आपका ठंडा रेगिस्तान है। ये सबसे बड़ा है कुल मिलाकर के। अब इसको अच्छे से समझा दूं कौन सा किस महाद्वीप में पड़ता है, फिर मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले समझ लो कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। अफ्रीका का सहारा व कालाहारी कहाँ पर पड़ेंगे? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेंगे। एशिया का अरब, थार, गोबी मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका का सोनोरान, एरिजोना। दक्षिण अमेरिका का आटाकामा, पेटागोनिया। ये आपके दक्षिण अमेरिका के हो जाएंगे। आटाकामा इम्पोर्टेंट है दक्षिण अमेरिका का, और थार आपके भारत का है। गोबी मरुस्थल एशिया में ही पड़ता है। कालाहारी, सहारा ये अफ्रीका महाद्वीप में आपके पड़ते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। और यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए सेमांग जनजाति मलाया में, पिग्मी जायरे में पाए जाते हैं। हौजा नाइजीरिया में, मसाई लोग पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मसाई लोग नाइजीरिया में क्या पाया जाता है? हौसा जनजाति। सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजातियों के लोग पशुपालन का भी काम करते हैं। ठीक, क्योंकि सिलेबस का एक चैप्टर भी है आपका सवाना प्रदेश, और सवाना प्रदेश सूडान, सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि इसका अधिक विस्तार आपके सूडान देश में पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। हाथी घास भी कहते हैं, सवाना की घास बहुत लंबी होती है, 3 मीटर से लंबी होती है, इसको हाथी घास भी बोलते हैं। और इन घास को पार्कलैंड या बुश बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये कुछ। और एक पेपर में एक एमू क्या है बताओ? ना उड़ने वाला पक्षी का नाम क्या है? एमू। एमू किसको बोलते हैं? ना उड़ने वाले पक्षी का नाम एमू है। आपको पहली बार आपने नाम सुना होगा एमू, ना उड़ने वाला पक्षी। तो ये लोग, आप लोग इन नोट्स को भी लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी एक जिले का नाम है, बिहार का जिला है, तो बिहार उत्तर इसका हो ही जाएगा लोक कला के लिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर का। देखो अब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कैसे कहाँ कैसे पूछे जाते हैं उनको देख लो। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, लोहा, पोटास या जिंक? जवाब आपका हो जाएगा जिंक। जिंक की जब कमी हो जाती है तो धान में खैरा रोग हो जाता है। धान में भी रोग हो जाते हैं, खैरा रोग, है ना। तो राइट आंसर आपका जिंक यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग धान के कुछ प्रमुख रोग हैं उनके नाम, जैसे खैरा रोग है, जीवाणु झुलसा है, ब्लास्ट है, ब्राउन स्पॉट है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। अब पेपर में पूछ सकता है कि जीवाणु झुलसा रोग किस फसल में होता है? गेहूं में, चने में, धान में, उड़द में? तब आप कहोगे कि धान में होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। अब खैरा रोग यहाँ पर मैंने लिखा है खैरा रोग। खैरा रोग का कारण क्या है? जिंक की कमी। अब यहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। लक्षण क्या? पौधे छोटे, पत्तियों पर कत्थई धब्बे हो जाते हैं धान में। इसका उपचार क्या है? जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, भुजा हुआ चूना 2.5 किलोग्राम, दोनों को मिक्स करो, या तो यूरिया डाल दो 20 किलोग्राम, है ना, बस काम हो जाएगा। जीवाणु झुलसा क्या है? ये पत्तियों के किनारे सूखना या फसल पीली हो जाती है। नियंत्रण कैसे करें? जल को निकाल देना चाहिए। जब जल अधिक हो जाता है धान में तब ये रोग आपका होता है। ठीक, उसी प्रकार मक्का, सारा चीज़ है, मलमूत्र की खाद, हरी खाद, प्रमुख फसलें,
ठीक है ना। यहाँ से सारे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, एग्रीकल्चर से भी, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे, 60 में से 3 से 4 नंबर। तो एग्रीकल्चर भी मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। SCERT का कंटेंट है, बिल्कुल इधर उधर का कोई भी आपका कंटेंट। SCERT उत्तर प्रदेश की जो सरकारी किताबें हैं 6 से 8, जहाँ से आपका यूपी टेट का पेपर बनता है, उसी का सारा कंटेंट है, ठीक है ना। हर चीज़ बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी गई है, तो आप लोग ले सकते हो। अभी मैं आगे और सारे क्वेश्चन कराता हूँ। आगे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, आलू है, बताओ आलू जड़ है या तना है, या फूल है या पत्ती है। जो आप लोग आलू खाते हो, क्या आलू जड़ है, बताओ आलू जड़ है या तना है। इसके 2 उत्तर हो सकते हैं आपके। एक तो आप कहोगे कि आलू जड़ है, क्योंकि आलू से ही आलू बनता है। एक आप कहोगे तना है, लेकिन उत्तर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा तना। तना उत्तर हो जाएगा। आपकी किताबों के अकॉर्डिंग आलू को जड़ नहीं माना गया है, आलू को तना माना गया। क्या, तना इसको माना गया है। राइट आंसर आपका तना हो जाएगा, जड़ नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगला खरीफ की फसल है, गेहूं, धान, चना, आलू। फसलें 3 प्रकार की आपकी होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और आपकी जायद। ये 3 फसलें होती हैं। खरीफ की फसल में आपका धान आ जाता है, गेहूं किस में आता है, चना किस में आता है, ये आता है रबी की फसल में। रबी, खरीफ, जायद की फसल में क्या आता है, मार्च अप्रैल में आपकी बोई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे सब्जी वाली खेती आपकी हो गई, ठीक, ककड़ी और आपका खीरा हो गया, ये बोया जाता है जायद की फसल में, और चारा भी। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है मक्का का स्थान है, मक्का भारत से आया या चीन से या रूस से या अमेरिका से। तो मध्य अमेरिका से आपका मक्का का जन्म स्थान है, मक्का, वहीं से मक्का आपका आया है। ठीक, टमाटर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपका विदेशी है। कैसा है, विदेशी है टमाटर भी। अगला यहाँ पर कहता है प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है। कोई चीज़ आपकी वेरीफाइड है तो उस पर जो टैग होता है, टैग का रंग लाल होता है, नीला होता है, पीला, सफ़ेद, कैसा होता है बताओ। आपने इंस्टाग्राम चलाते होगे ना, कोई भी कुछ भी चलाते होगे, तो उसमें ग्रीन टिक होता है ना, ग्रीन टिक इस प्रकार का गोले के अंदर, ग्रीन टिक, ग्रीन हरा टिक, या नीला भी बोल सकते हो, तो वही नीला आपका हो जाएगा। इसका मतलब होता है प्रमाणित कोई चीज़। रेड कलर का मतलब होता है खतरा किसी चीज़ का। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है ओलरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है। ओलरीकल्चर सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से या फल विज्ञान से। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला विकल्प, सब्जी विज्ञान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन क्या है। फलों को जल्दी से पकाया जा सकता है कौन से रसायन का उपयोग करके। मैथेन एक भयंकर गैस है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ग्लूकोज से कोई फल नहीं पकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से भी नहीं, गलत, एथिलीन। एथिलीन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। एथिलीन का उपयोग करके फलों को पकाया जाता है। उसके बाद पपैन क्या है, पपैन का स्रोत, आम, बेल, केला, पपीता, पपाया, पपैन, पपीता राइट आंसर हो जाएगा, पपैन का स्रोत। उसके बाद अगला कहता है लीची फल कौन सा भाग का खाया जाता है, बताओ लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मांसल एरिल। तो ये खाया जाता है मांसल एरिल को। किसको, मांसल एरिल को। लीची का भाग जो कि एक नाम है, इसी को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के, है ना, उन्हीं के स्मरण में कह सकते हो 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपके सिलेबस का टॉपिक भी है एक खेल, है ना। उसके बाद ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए, तो ये आपके कब प्रारंभ हुए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1896। कब, 1896 में प्रारंभ हुए। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इनसे जुड़ी हुई जानकारी आपको बताते हैं।
क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए, मैंने आपको बताया 1896 से प्रारंभ हुए। जो आपकी किताब है जहाँ से ये पेपर आपका बनता है, वह किताब जिससे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, वो पॉइंट आपके सामने मैंने रख दिया है। जैसे यहाँ पर है आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में, तो आरंभकर्ता का नाम क्या है? बैरन पियरे डी कुबर्टिन। शुरुआत 1896 एथेंस। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 1896 में एथेंस से शुरू हुई। 1916, 1940, 1944 में आयोजन नहीं हुआ। ये भी पॉइंट है कि आयोजन नहीं हुआ और कब हुआ। ठीक, अब उसके बाद ओलंपिक ध्वज को भी समझो। 5 जुड़े हुए छल्ले होते हैं, रंग नीला, काला, लाल, पीला, हरा होता है। 5 महाद्वीप के ये प्रतीक आपके रंग हैं आपके ओलंपिक में। किसमें? ओलंपिक में। उसके बाद पैरा ओलंपिक का शुरुआत का श्रेय गुडविन गेटमैन को जाता है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ आपका क्योंकि यहाँ पर समझ लो, इसी को सबसे पहले समझ लो, क्योंकि सिलेबस का एक भाग है आपका खेल और स्वास्थ्य। वहाँ से भी 3 से 4 या 4 क्वेश्चन आपके कुल मिलाकर के पूछे जाएंगे, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला था मैं। एक अभी क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? प्रारंभ आपका 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके कोच को मिलता है। किसको? कोच को मिलता है। 5 लाख रुपए बटाई मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रतिमा मिलती है। तो ये कोच को अर्थात प्रशिक्षकों को मिलता है। जो यूपी टेट के अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। शारीरिक शिक्षा से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार से है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त के द्वारा, मूत्र के द्वारा, रक्त एवं मूत्र दोनों के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रक्त एवं मूत्र दोनों के द्वारा खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। अगला जो अभी मैंने आपको बताया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, मैंने आपको बताया कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षित करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है कोच। दूसरा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक नहीं होगा। स्कूल का शिक्षक कोई द्रोणाचार्य नहीं होता है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार अलग है, खेल के लिए है। कहाँ का? खेल के लिए है, ये खेल के मैदान के लिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 1976, जिसे लघु संविधान भी बोलते हैं, मिनी लघु संविधान, छोटा संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हैं आपके। 42वां संविधान संशोधन में आपके कौन कौन से शब्द जोड़े गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द आपके जोड़े गए थे। उसके बाद अगला है यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ओल्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। अगला देखो, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार के संबंध में, यह एक राजनीतिक अधिकार है। क्या ये पॉलिटिकल अधिकार है? नहीं, यह एक संवैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है? नहीं, राइट आंसर है एक विधिक अधिकार है। कैसा? एक विधिक अधिकार आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखो, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिकाओं में द्वितीय सदन नहीं है, केवल एक ही सदन है? अपने उत्तर प्रदेश में द्वितीय है, 2 स्तर का है, बिहार में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन तमिलनाडु में 1 स्तर का है, 1 सदनीय है। तो नहीं वाला बताना है आपको, जो द्विसदनीय ना हो। पहला जवाब आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया है? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें अनुच्छेद आपका जोड़ा गया है 21A। 21A के तहत 6 वर्ष से 14 वर्षों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है। राइट आंसर 86वां संविधान संशोधन। अगला यहाँ पर कहता है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? उर्वास्थि, अंतर्जांघिस्थ, प्रगडिस्थ, बहिर्जांघिस्थ। राइट आंसर हो जाएगा फीमर की हड्डी। फीमर बोलते उर्वास्थ को, ऐसा लिखा जाता है फीमर। ये हड्डी शरीर में सबसे बड़ी आपकी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? होम साइंस का क्वेश्चन है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए।
तो विटामिन सी और बी ये जल में आपकी घुलनशील होती हैं। सी बी सी कैसे होती हैं? जल में घुलनशील विटामिन आपकी होती हैं। अगला यहाँ पर है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्याम पट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष कैसा है? कहने का मतलब है कि वो उसके पास रखी चीज़ को पास वाली नहीं पढ़ पाती है, दूर वाली चीज़ों को वो पढ़ लेती है। तो इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। पास का ना पढ़ पाए तो दूरदृष्टि दोष, निकट का पढ़ ले, दूर का ना पढ़ पाए उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक, तो वो मतलब कि दूर का तो देख लेती है परंतु निकट का नहीं देख पाती है, तो इसको दूरदृष्टि दोष क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष इसको यहाँ पर बोलेंगे। करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए उत्तल लेंस की जरूरत होती है। किस लेंस की? उत्तल लेंस के चश्मे की। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक या टीवी? तपेदिक या टीवी? अब संगीत से जुड़े क्वेश्चन देखो, मजा आएगा। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं, शुद्ध एवं विकृत? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 1 नंबर यहीं से आएगा, ये हमेशा क्वेश्चन आया है। मैं आपको बताऊं, शुद्ध और विकृत दोनों को मिलाकर के 12 हैं। कितने संगीत के स्वर हैं? 12 हैं। 7 शुद्ध 5 विकृत, ऐसे आप समझो इसको। ठीक, इसको समझ लेते हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें, आधारभूत चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें संगीत के बारे में आपको पता नहीं होंगी क्योंकि आपको ये नया विषय लगेगा। वो मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें आपको बता दूं। मैंने नोट्स को ओपन कर लिया है। संगीत अर्थात म्यूज़िक। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं, संगीत में जो मधुर ध्वनि कानों में अच्छी लगे उसे स्वर कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुल 7 शुद्ध स्वर हैं। कितने? 7 शुद्ध स्वर हैं। अब 7 कौन कौन से शुद्ध स्वर हैं, उनके नाम क्या हैं? सप्तक के 7 शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, नी तक है, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध स्वर आपके हो जाएंगे। ठीक, हो गए। उसके बाद स्वर के प्रकार आपके मैंने 2 आपको बताए। एक तो शुद्ध स्वर कितने हैं? सा रे गा मा पा धा नी, कितने हो गए? 7 आपके हो गए। विकृत स्वर कितने हैं? 5 हैं। विकृत स्वर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? रे गा मा धा नी। ठीक, ये भी आपके हो गए। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया विकृत कितने हैं? विकृत, अशुद्ध बोलो इनको, 5। शुद्ध कितने हैं? शुद्ध कितने हैं? 7। कुल मिलाकर कितने हुए? 12 हुए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैंने हमेशा देखा क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। कुल मिलाकर के 12 हैं। ठीक, कुल मिलाकर के 12 आपके हो जाएंगी। ठीक है ना? करेक्ट। और भी हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी दिया परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। कुल स्वर आपके 12, शुद्ध 7, विकृत 5, सा पा अचल स्वर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। सा और पा कैसे हैं? अचल हैं। माँ का तीव्र रूप होता है, रे गा धा नी कोमल रूप होता है। ये आपको थोड़ी बेसिक सी जानकारी पढ़नी पड़ेगी जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग? अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रत्येक वर्ष कहाँ पर होता है? मुंबई, अमृतसर, जोधपुर, आगरा। मुंबई में होता है। अगला देखो यहाँ पर कहता है, तानसेन दरबारी गायक थे। तानसेन किसके दरबारी गायक थे? तो अकबर, मुगल सम्राट अकबर के दरबारी थे। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? जयदेव के ग्रंथ किस ग्रंथ के रचयिता हैं? जयदेव एक व्यक्ति के नाम है। तो गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हैं। मैं अभी आपको बता चुका हूँ। राग नहीं राज तरंगड़ी, कलहड़ की किताब। किसकी? कलहड़ की किताब 12वीं शताब्दी का इतिहास बताती है। परिप्रेक्ष्य क्या होता है बताओ? परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई। पटल की गहराई, अजंता के जो चित्र मिले हैं, गुफाओं में चित्र मिले हैं, वो आपके किस धर्म से हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे? बुद्धिज्म से। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। मैंने आपको 60 के पूरे क्वेश्चन करा दिए। जिस किसी मित्र को शुरू से तैयारी करनी है, बेसिक से तैयारी करनी है, पूरी स्पीड से तैयारी करनी है, तीव्र गति से तैयारी करनी है, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, पेपर को पहली बार में क्रैक करना है,
तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर लेना, ताकि 60 नंबर का पूरा मटेरियल आप लोगों को मिल जाए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, खेल, स्वास्थ्य, संगीत, होम साइंस, कृषि विज्ञान सारा मिल जाएगा। फटाक से मैसेज या कॉल कर लो। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।